नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो कोरोना संकट के बीच डॉक्टरों ने आज से काली पट्टी बांधकर काम करना शुरू कर दिया है। डॉक्टरों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगे रखी है। डॉक्टर्स का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो फिर अगले सोमवार को अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। फिलहाल डॉक्टर्स की 4 बड़ी मांगे हैं। पहली, 1 दिन की सैलरी ना काटी जाए। दूसरी, पीजी स्टूडेंट्स को आधी नहीं बल्कि पूरी सैलरी दी जाए। तीसरा, डीएम को छोड़ कोई भी दूसरा अफसर नॉमिनेट ना हो क्योंकि कोई भी डॉक्टर्स को डांटकर चला जाता है। चौथी है कि ज्यादातर जांचों में डॉक्टरों पर कार्रवाई होती है। एमसीआई से जांच करवाई जाए। व्यवस्थाओं की कमी के लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। तो ये तमाम मांगे हैं जो डॉक्टरों ने रखी है और इसी को लेकर अब काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम करना शुरू कर दिया है और यह भी कह दिया है कि अगर मामले को जल्द से निपटाया नहीं जाएगा, उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो फिर आगे की रणनीति जल्द तय की जाएगी। बिल्कुल नीलू, जो सांकेतिक 1 हफ्ते के लिए काली पट्टी बांधकर काम करने का डॉक्टर्स ने कही थी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव से अभी हमारी बातचीत है। स्वास्थ्य सचिव का यह कहना है कि सरकार सभी मसलों को सुलझाने के लिए गंभीर है और क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी और जो विभाग है उसकी तरफ से भी स्वास्थ्य सचिव को ही हल निकालना है, तो अमित नेगी का कहना है कि इस मसले का हल निकाला जाएगा। गुरुवार तक वो डॉक्टर से बातचीत करेंगे। दूसरा जो विषय, बड़ा विषय है, वो 1 दिन की सैलरी कटौती न करने का है, क्योंकि यह फैसला कैबिनेट ने लिया था और कैबिनेट ने तय किया था कि राज्य के सभी कर्मचारियों की कोविड के लिए 1 दिन की सैलरी काटी जाएगी। ऐसे में डॉक्टर्स को छूट देनी है या नहीं देनी, ये मसला कैबिनेट को तय करना है और कल कैबिनेट की बैठक है। तो उम्मीद है कि आज हो सकता है कि कल कैबिनेट में ये विषय आए कि क्या जो लोग फ्रंट लाइन वॉरियर बनकर काम कर रहे हैं उनको छूट दी जाए या ना दी जाए। तो अमित नेगी का कहना है कि कैबिनेट का मसला है, कैबिनेट को इस पर फैसला लेना है, पर जो बाकी मसले हैं उस पर वो डॉक्टर से बातचीत करेंगे जल्द। चलिए, तो डॉक्टरों से बातचीत होगी और जल्द ये बातचीत की जाएगी क्योंकि जो मसला है इसको सुलझाना जरूरी है, वरना डॉक्टरों ने आगे कहा है कि वो आगे की रणनीति तैयार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और कोटद्वार में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक उत्तर प्रदेश के समस्तीपुर का रहने वाला है। आरोपी युवकों में एक युवक नाबालिग लड़की का प्रेमी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लड़की को बहला फुसलाकर प्रेमी ने कोटद्वार से नगीना उसे बुलाया और इस दौरान पहले प्रेमी ने लड़की से रेप किया और फिर उसके 3 और दोस्तों ने लड़की का शारीरिक शोषण किया। लड़की की शिकायत पर कोटद्वार कोतवाली में पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद अब चारों आरोपियों को पुलिस ने नगीना से गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग से उत्तर प्रदेश में गैंगरेप का मामला था और पुलिस ने अब चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 30/8/2020 को यहाँ कोटद्वार क्षेत्र के एक पीड़ित ने, जिसके बच्चे के साथ गैंगरेप हुआ था, हमारे थाने में मुकदमा लिखवाया गया। जब हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन की तो एक घटनास्थल पूरा नगीना देहात थाना क्षेत्र का पाया गया। हम लोगों ने टीम गठित की कप्तान मैडम के निर्देशन में और उसमें हमने 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। 4 लोगों को गिरफ्तार करके सुसंगत धाराओं में माननीय न्यायालय। और बातचीत करने के लिए अनुपम भारद्वाज कोटद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, कहां से इनको गिरफ्तार किया गया है और ये पूरा मामला था क्या? देखिए, समस्तीपुर जो थाना नगीना है यूपी बिजनौर जनपद का, वहां से इन चारों युवकों को गिरफ्तार किया गया है। युवकों में से जो एक युवक है जो 17 साल की जो नाबालिग है उसका प्रेमी बताया जा रहा है। उनकी लंबे समय से बातचीत उनके साथ हो रही थी और जब युवती मिलने के लिए नगीना उनको मिलने के लिए गई तो इस बीच उसने खुद से पहले शारीरिक शोषण उसका किया। उसके अलावा उसके गांव के जो उसके परिचित भी थे, लेकिन जो जबरदस्ती उसके साथ 3 युवकों ने और बलात्कार किया। नाबालिग युवती थी, इसके कारण चारों के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया। अभी फिलहाल दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और आज कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। पॉक्सो के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जो पूरी घटनाक्रम है ये 28 अगस्त की बताई जा रही है और 29 अगस्त को ये मुकदमा दर्ज किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम तमाम जानकारी देने के लिए। तो किस तरह से इसे बुलाया गया, फिर इसका शारीरिक शोषण किया गया, अब जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है।
और महेश नेगी यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता की याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पीड़िता ने विधायक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है, साथ ही डीएनए टेस्ट की भी मांग की है। महिला ने अपनी बेटी का पिता विधायक महेश नेगी को बताया है। और नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को हरिद्वार में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों को भी हटा दिया गया, लेकिन इसे लेकर खासा विरोध भी देखने को मिला। प्रशासन को यह विरोध झेलना पड़ा। हरिद्वार के बादशाहपुर गांव स्थित रविदास मंदिर को ध्वस्त करने के विरोध में भीम आर्मी समेत बीजेपी के विधायक भी मौके पर पहुंच गए और धार्मिक स्थल तोड़े जाने का खूब विरोध किया। मामला बढ़ता देख भारी पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद धार्मिक स्थल को हटाने की कार्रवाई रोक दी गई। इस दौरान विधायक देशराज कर्णवाल के साथ भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई और खासा बवाल भी हुआ। उसमें पता नहीं क्या किसके दबाव में बढ़ाते हैं, किसके क्या करते हैं। मेरी ये भी मांग है, जब इन चीजों का निर्माण हुआ है, जो आज तोड़ने की बात कर रहे हैं, पहली बार टूटेगा नहीं इतनी आसानी से। लोग जो भ्रांतियां फैलाते हैं हम उसको बिल्कुल निकालते हैं। प्रशासन से बात हो गई है, 5 दिन का समय दिया, सरकार से बातचीत करेंगे। हम चाहेंगे किसी भी कीमत पर हमारा मंदिर यहाँ से ना टूटे, बराबर बना रहे। और इससे पहले हरिद्वार के लक्सर में सरकारी संपत्तियों पर कई अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। जेसीबी चलाकर 3 अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण को हटाया गया। हालांकि इस दौरान प्रशासन की टीम को खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। एक जगह तो लोगों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और वहां पर प्रशासन ने लोगों की एक नहीं सुनी और विरोध के बावजूद पूरा अतिक्रमण हटाने के बाद ही प्रशासन की जेसीबी की रफ्तार रुकी। लक्सर में यह अतिक्रमण हटाने के लिए कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था और प्रशासन की टीम फोर्स लेकर पहुंची। की गई थी और अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारे यहाँ पे मंदिर समिति रहती है, जो अन्य लोग जुड़े हुए, चाहे मस्जिद है, चाहे दरगाह है या मंदिर है, तो सभी लोगों के द्वारा, क्योंकि सबके साथ पहले मीटिंग भी की जा चुकी थी, सब लोगों के द्वारा बड़ा सहयोग किया गया है। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिवहन निगम की संपत्ति बंटवारे पर नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वो राज्य के 27 यानी 27.5 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड को जारी करे। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 4 हफ्तों के भीतर ये पैसा देने का आदेश दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने परिवहन निगम और उत्तराखंड सरकार की देनदारी पर भी शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सालों से परिसंपत्तियों का विवाद चल रहा है। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तराखंड को 800 करोड़ की संपत्ति मिलनी चाहिए। और उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों के वेतन में भारी कटौती पर रोडवेज कर्मचारियों की यूनियन ने विरोध करना अब शुरू कर दिया है। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने इस बारे में परिवहन विभाग से अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। यही नहीं, यूनियन ने कहा कि अगर इसी तरह से परिवहन विभाग का रुख रहा तो वो आंदोलन भी करेंगे और इसके लिए आज यूनियन ने रोडवेज कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई है। वहीं निगम का कहना है कि कई महीनों से बसें नहीं चली और संविदा पर तैनात कर्मचारियों को किलोमीटर के मुताबिक पैसा मिलता है, इसलिए कुछ दिक्कतें आ रही हैं। और टेहरी के चंबा ब्लॉक के सौंदकोटी गांव में एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पहले पॉजिटिव आई, उसके बाद नेगेटिव आने से परिजन नाराज है और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं मामले में एसडीएम का कहना है कि महिला की केवल एक बार ही सैंपलिंग की गई है जो पॉजिटिव आई। वहीं उन्होंने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही सैंपलिंग की जा रही है। इनका मम्मी जी का टेस्ट हुआ था तो उसमें जो एसआरएफ नंबर था और जो कोरोना की वो आई थी रिपोर्ट आई थी उधर से, वो मैच नहीं कर रहे थे, अलग अलग थे। इधर से 306 गया, उधर से 308 आया लास्ट में। तो उसके बाद 2 रिपोर्ट कराई हमने फिर डीएम साहब से वो करके, तो वो उसमें दोनों में नेगेटिव पाया गया। नहीं, उसकी रिपोर्ट तो एक ही बार आई है, हर पॉजिटिव आई है। 2-3 बार सैंपल का तो मतलब ही नहीं एक महिला का आने का। और चूंकि वहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में वो गांव था, वहाँ जो पहले पॉजिटिव आए थे उनका गांव में आना जाना हुआ, जिस कारण से उसमें हमारे द्वारा वहाँ लगभग 70 से 80 सैंपल लिए गए।
और चीन से तनाव के बीच उत्तराखंड में चीन बॉर्डर पर कोरोना की भी दस्तक हो चुकी है। आलम यह है कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर गुंजी में सेना और आईटीबीपी के जवान कोरोना की चपेट में आने लगे हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। पिथौरागढ़ में चीन सीमा के करीब गुंजी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। बीते कुछ रोज से यहां सुरक्षा बलों के कोरोना संक्रमित होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गुंजी, कालापानी और लिपुलेख में सेना और आईटीबीपी के जवान अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। लद्दाख में हुई घटना के बाद भारतीय सुरक्षा तंत्र इस इलाके में हर वक्त चौकस है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये इलाका मुख्य धारा से कोसों दूर है। बीआरओ ने भले ही लिपुलेख को सड़क से जोड़ दिया हो, लेकिन इसके बावजूद बरसात में यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा पाना खासी चुनौती भरा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने धारचूला बेस कैंप में सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। अभी इधर 3-4 दिन से देखा गया है कि सेना में भी संक्रमण के कुछ मामले आए हैं। सेना को भी सतर्कता बरतने के लिए कह दिया गया है और सेना पहले से ही हमारी सतर्क है। हमारे पास पूरा इंतजाम है। ऊंचाई के क्षेत्रों में भी हमारी टीम बाकायदा इस बात पर पूरी निगाह रख रही है। धारचूला बेस कैंप में हमने पूरी तैयारी कर रखी है। किसी तरह कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहाड़ी इलाकों को बरसाती सीजन में खासा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में दुर्गम इलाकों की राह भले ही इंसानों के लिए मुश्किल हो, लेकिन कोरोना की पहुंच यहां आसानी से हो रही है। इन इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामलों ने स्थानीय लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। गुंजी के अलावा बूंदी, कुटी, छियाले, गरबियांग, नाभी ऐसे इलाके हैं जिन्हें अब तक सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन चीन से तनाव के बीच सेना और आईटीबीपी के जवानों के पॉजिटिव केस आने से चिंता की लकीरें कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चुनाव नजदीक आते आते अब उत्तराखंड कांग्रेस के नेता एक थाली में खाते दिखाई दे रहे हैं। अब तक अलग अलग लीग पर चलने वाले हरीश रावत और प्रीतम सिंह के सुर एक हो गए और लगता है कि दोनों को समझ आ चुका है कि एक दूसरे के साथ दिए बगैर काम नहीं चलेगा। तस्वीर करीब 2 हफ्ते पहले की है, जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का हाल जानने देहरादून में उनके घर पहुंचे थे, और वो भी गुलदस्ते के साथ। और फिर जो फिजा बदली तो दोनों नेता सोमवार को किसान कांग्रेस के धरने में एक साथ पहुंचे। इतना ही नहीं, दोनों बैठे भी आसपास ही। तो क्या प्रीतम सिंह और हरीश रावत को समझ में आ गया है कि एक दूसरे के बगैर काम चलने वाला नहीं, वो भी तब जब सामने प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी और चुनौती बनकर उभर रही आम आदमी पार्टी हो? नहीं, हम और हरीश रावत जी तो हमेशा साथ दिखते हैं। अभी तो देखने वाली नजर है, उस पर निर्भर करता है वो कैसे देख रहा है। लेकिन हमेशा एक साथ हर मूवमेंट में नहीं रह सकते। अलग अलग कमाऊ पूत हैं, सब अपने अपने जो है कमा करके लाएंगे तो पार्टी के कोष में जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि लोगों को अपने अपने तरीके से संघर्ष को जोड़ना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के धरने में पहुंचे तो किशोर उपाध्याय भी, लेकिन वो अब भी खुद को अलग मानते हैं। किशोर एक बार फिर ये याद दिलाना नहीं भूले कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया ही प्रीतम, हरीश और इंदिरा पर है। पिछले 3.5 साल आप एक्टिव क्यों नहीं हुए, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो ये है। लेकिन जब होश आए घर का, सुबह का अगर भोला शाम को घर आ जाए तो मेरे ख्याल से उसको समझना चाहिए और उसकी सीख लेनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे अध्यक्ष जी के परिवार पर कांग्रेस ने किया, उतना ही जो है हरीश रावत जी पर किया और उतना ही इंदिरा हृदयेश जी पर किया है। कांग्रेस 3.5 साल में खुद को मजबूत विपक्ष साबित नहीं कर पाई, जिसमें बड़े नेताओं की आपसी खींचतान एक बहुत बड़ी वजह रही। लेकिन अब हरीश रावत, प्रीतम सिंह का साफ आना एक बड़ा संकेत है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में एक बाघिन बहुत दिनों से दिखाई दे रही है। अब इस बाघिन का एक और वीडियो वायरल हुआ है, सामने आया है, जिसमें ये अपनी शावकों को सड़क पार कराती नजर आ रही है। वीडियो कोसी बैराज चौकी से टेढ़ा रोड का बताया जा रहा है। बाघिन के साथ 2 शावक भी दिखाई पड़ रहे हैं। और आज से पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। हिंदू धर्म में पितरों को पितृपक्ष में तर्पण दिया जाता है। मान्यता है कि गंगा तट पर काले तिल और जौ से पितरों को तर्पण किया जाता है। ऋषिकेश में भी लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए पहुंच रहे हैं।
तर्पण का इस साल भर में जो है एक विशेष दिन आते हैं जो 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। इसमें जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा, पिता, बुढ़ा, 3 गोत्रों के जो है इसमें तर्पण दिए जाते हैं। और इस तर्पण को देने से जो हमारे पितृ हैं उनका मोक्ष की कामना के लिए जो है हम जो है इन तर्पणों को देते हैं। और अल्मोड़ा के द्वारा हाट के एथलीट गरिमा जोशी का खेल का सफर साल 2013 से शुरू हुआ। मई 2018 तक कई पदक जीत चुकी हैं, लेकिन 31 मई 2018 को बेंगलुरु में प्रैक्टिस के दौरान एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद गरिमा पैरा हो गई। तब से आज तक व्हीलचेयर पर आ गई, लेकिन गरिमा ने हिम्मत नहीं हारी और 2021 में देश के पैरा एथलीट में पदक जीतने का भरोसा है। वहीं आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के चलते उनके पिता सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक्सीडेंट से पहले भी मैं खेलती थी और उसके बाद भी मैं एक्सीडेंट के बाद भी खेल रही हूँ और मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। और उसके बाद अभी मेरा मेन फोकस है एथलेटिक और इंडिया के लिए मेडल लेके आना है। पैरा ओलंपिक के लिए फुल प्रिपरेशन हूँ। माननीय मुख्यमंत्री सर जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने 13,10,000 रुपये तो हॉस्पिटल को दिया था। विद उन्होंने एक अपने संबोधन में कहा था कि माँ बेटी का दोनों का इलाज का खर्चा हम देंगे। मैं उनको प्रदेश में उनके कार्यालय में जाके अपने विलय पकड़ा के आया। फिर मुख्यमंत्री जी ने के वहाँ से मेरे पास एक मैसेज आया कि अब 13 लाख से अधिक हम नहीं देते हैं, जबकि मेरे लाखों के बिल उनके कार्यालय में। और बात रुद्रप्रयाग की, तो यहाँ पर 2 भाइयों ने आपदा को अवसर में बदला और हजारों प्रवासियों के लिए एक मिसाल बन गए। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि विकासखंड के तूना गांव के सैन सिंह किराने की दुकान से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन 1 साल पहले ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट में उनकी दुकान खत्म हो गई तो रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ। लेकिन सैन सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और कृषि विभाग की मदद से गांव में मल्टीपर्पज टैंक लगवाया, जिसमें मत्स्य पालन शुरू किया। इसके साथ ही मुर्गी और बकरी पालन भी शुरू कर दिया, जिससे अच्छी कमाई भी शुरू हो गई। इस काम में कृषि विभाग ने मेरी बहुत बड़ी मदद की। मैं पहले मेरी त्रिणी में दुकान थी सब्जी की, और अब 2018 में कृषि विभाग ने मेरे को ये मत्स्य पालन टैंक, मुर्गी बाड़ा इसमें मदद की, तो मैं इसमें यहाँ पे सब्जी उत्पादन भी कर रहा हूँ। कोरोना संकट के समय उनका भाई जब बेरोजगार होकर घर लौटा तो वो भी अपने भाई के स्वरोजगार से जुड़ गया और अब दोनों भाई हजारों प्रवासियों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। सैन सिंह किसान है जो हमारा ग्राम तूना में है, इसको हमने इस किसान को जो है एक मल्टीपर्पज जो है टैंक बनाया है, जिस टैंक के अंतर्गत जो है मछली पालन भी हो रहा है। ऊपर से आधे टैंक को कवर करके हमने मुर्गी पालन किया है। आपदा को अवसर में बदलकर 2 भाई अब आत्मनिर्भर बन गए हैं, जो पहाड़ पर लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। रुद्रप्रयाग से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। और चमोली में हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने को लेकर प्रशासन और गुरुद्वारा कमेटी ने बैठक की और सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। घंघरिया तक बिजली पानी की व्यवस्था हो चुकी है और 1 सितंबर यानी आज तक हेमकुंड में भी व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। इस बार कोरोना के चलते तय समय पर हेमकुंड के कपाट नहीं खुले थे और 4 सितंबर को इस बार कपाट खोले जा रहे हैं। भक्तों को हेमकुंड जाने के लिए 72 घंटे पहले अपना कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा और उनकी टेस्ट जो नेगेटिव आएगी उस रिपोर्ट को साथ रखना पड़ेगा। तो हेमकुंड साहिब के कपाट आज खुल रहे हैं, 4 तारीख को खुल रहे हैं और उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो पिछली पानी की व्यवस्था होती है उसे मुकम्मल करने की कोशिश है, क्योंकि 4 सितंबर को कपाट खोलने हैं और अगर जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए कहा गया कि आप 72 घंटे पहले अपना टेस्ट कराएंगे। कोविड की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आएगी, उस रिपोर्ट को अपने साथ रखना होगा, तभी आप यात्रा कर सकते हैं। तो हर साल जो कपाट थे हेमकुंड साहिब के वो पहले खुला करते थे, लेकिन कोविड काल की वजह से 4 सितंबर को ये कपाट खोले जा रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए। लेकिन श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 4 तारीख को खुल रही है और गुरुद्वारा, सभी गुरुद्वारे में जैसे जोशीमठ, गोविंदगढ़, गोविंदधाम और गागरिया में हमारे पास पर्याप्त स्टाफ है। राशन सभी जगह पहुंच चुका है और सभी टीमें अलग अलग गुरुद्वारे में पहुंच के अपना उन्होंने काम संभाल लिया और सफाई का प्रबंध करके कमरे वगैरह, रूम वगैरह।
और कोरोना संक्रमण के चलते भले ही श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम तक नहीं पहुंच पा रहे हो, मगर अब भक्तों को घर बैठे भगवान बद्री विशाल के बाहरी स्वरूप के दर्शन का मौका मिलेगा। देवस्थानम बोर्ड की तरफ से चारों धामों में लाइव दर्शन के इंतजाम किए जा रहे हैं और सबसे पहले बद्रीनाथ धाम में ये योजना शुरू हो रही है। मंदिर में कैमरे लगाए जा रहे हैं और जल्द ही लाइव दर्शन भी शुरू होंगे। हालांकि इस दौरान मान्यताओं का ध्यान रखा जाएगा। गर्भगृह समेत अन्य प्रमुख स्थानों के लाइव दर्शन नहीं हो पाएंगे। जियो कंपनी से और देवस्थान बोर्ड द्वारा बातचीत हुई है और मुझे बताते हुए खुशी है कि भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को वहाँ की नियमावली को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के तो सिस्टम को ध्यान में रखते हुए दर्शन कराए जाएंगे। और अब देख लेते हैं पहाड़ की टॉप 10 खबरें। सांसद अजय भट्ट ने बीजेपी विधायकों की नाराजगी पर कहा कि ये मामला संवाद से नहीं होने से हुआ है, लेकिन सीएम और विधायकों की मंशा खराब नहीं है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हरीश रावत मुख्यमंत्री रहते 2-2 सीटों से हार चुके हैं, अब उनकी उम्र राजनीति करने की नहीं है। देहरादून में एक महिला को अपने पति की हत्या के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महिला के 2 बच्चे भी हैं। नैनीताल के भवाली में चीटफंड कंपनीज का लाखों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। देवाशीष कंपनी ने लोगों से खाता खुलवाने के नाम पर लाखों की ठगी की। देहरादून के त्यागी रोड पर एक महिला ने अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ खुद को आग लगा दी। पति ने विवाद के बाद महिला ने आग लगाई। नई टेहरी शहर के मुस्लिम मोहल्ले के लोगों ने कोरोना सैंपलिंग से इनकार कर दिया और प्रशासन की टीम पर समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप लगाया है। साल 2005 के बाद पेंशन शुरू करने की कर्मचारियों की मांग पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि ये फैसला राज्य के हाथ में नहीं है, इसलिए इस मामले में राज्य को केंद्र को फॉलो करना होगा। गंगा पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही के चलते बोर्ड के कर्मचारियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इससे कर्मचारी खासे परेशान हैं। रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में बाघिन के चहलकदमी के बाद टेढ़ा गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग इस समय मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पा रहे हैं। इको टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए अब उत्तराखंड में भी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस को टूरिस्ट के लिए खोला जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया को 5 इको टूरिज्म सर्किट में बांटा गया है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।